हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 11 पेपर सॉल्यूशन। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर केमिस्ट्री का पेपर हो चुका है और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अभी तक केमिस्ट्री का पेपर हुआ नहीं है। तो एक हमें आइडिया भी हो जाएगा कि पेपर का पैटर्न क्या रहेगा और सॉल्यूशन तो हो ही जाएगा। तो देखते हैं। तो पेपर जैसा हम जानते हैं 70 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें कुछ एमसीक्यूज होंगे, कुछ अपने फिलअप्स आएंगे, फिर 1 मार्क्स के, फिर 1.5 मार्क्स के, फिर 2 मार्क्स के, और एंड में जो है लार्ज क्वेश्चन आ जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सार्थक अंक ज्ञात करो। सार्थक अंक ज्ञात करो किस नंबर के अंदर। तो अपन को कह रहा है 0.0052। तो जैसा हम जानते हैं पॉइंट के बाद वाले डबल जीरो को अपन कंसिडर नहीं करेंगे, तो ओनली सार्थक अंक कितने हो गए, 2। तो इंग्लिश के अंदर देखना चाहते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा अपना, 2 हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर देख सकते हैं अपन कितने डिजिट है जिसको अपन सिग्निफाइंटली उसको हम वैल्यू दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5D ऑर्बिटल में 5 क्या डिनोट करता है। तो अपन जानते हैं कि 5D के अंदर ये जो 5 है ये n को डिनोट करता है। n क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम संख्या। थर्ड क्वेश्चन जो है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव sp3d, यानी हाइब्रिडाइजेशन कह रहा है sp3 और d। इसका मतलब कितने ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, 1 3, कितने हो गए 4, 4 + 1 5, 5 ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं। तो ऐसा कौन सा है, PCl3 में हो नहीं सकता, SF6 में 6 ऑर्बिटल यूज होंगे, 6 बॉन्ड बना रहा है। तो अपन कहेंगे BF3 में नहीं हो सकता, और PCl5 इसका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, PCl5। अगर RBSc के हाफ ईयरली की बात करें तो सेम क्वेश्चन आया था, उसमें हाफ ईयरली के अंदर अपने से पूछा गया था कि PCl5 के अंदर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, और अभी क्वेश्चन ये आया कि DP3 सॉरी sp3d हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कौन से के अंदर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं अपन लिथियम बेरिलियम, एक स्लाइड ले लेते हैं, नेक्स्ट के अंदर देखते हैं। ये कह रहा है लिथियम बेरिलियम एंड बोरॉन एंड कार्बन, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी। अपन जानते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, आउटरमोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो भी एंथैल्पी देनी पड़े उसे क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो अपन इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं, 1s2 2s1 1s2 2s2, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p1, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। एज वी नो दैट कि लेफ्ट से राइट जाने पे साइज छोटा होता जाता है, तो अपन कहेंगे कि सबसे छोटा साइज C का है यानी कार्बन का, दैट्स वाई आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद में अपन कहेंगे बेरिलियम की, क्योंकि हाफ फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद अपन बात करेंगे बोरॉन की, और बोरॉन के बाद में अपन बात करेंगे लिथियम की। तो अपना आंसर हो जाएगा कार्बन, बेरिलियम, बोरॉन एंड लिथियम। सीधी सी बात है, दो कंसेप्ट देखने होते हैं, एक साइज का, दूसरा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जिसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है में सीधी सी बात है आयनाइजेशन एंथैल्पी भी हाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैव मैक्सिमम एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, तो अपन कहते हैं एंट्रोपी का मतलब होता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस, यानी कितनी ज्यादा रैंडमनेस है। तो अपन कहेंगे एज अपने पास 3 चीजें दी है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन तीनों में से रैंडमनेस ज्यादा किस में होगी, तो जैसा हमें पता है गैस के अंदर रैंडमनेस ज्यादा होगी, दैट्स वाई
अपने एग्जाम्पल जो है उसके अंदर सीधा सा दे रखा है, वाटर वेपर दे रखी है, वाटर दे रखा है और आइस दे रखा है, तो अपन कहेंगे वाटर वेपर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि मानव के रक्त का पीएच यानी पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, एज वी नो दैट ह्यूमन ब्लड जो होता है वो स्लाइटली बेसिक होता है, तो अपन ले लेंगे 7.4। और जैसा हम जानते हैं ह्यूमन ब्लड जो है उसकी पीएच बेसिक होती है, बेसिक दूसरी कोई है ही नहीं, न्यूट्रल हो नहीं सकता। अगला देखते हैं आइसोपेंटेन का आईयूपीएसी नाम बताइए। तो हम जानते हैं कि आईयूपीएसी नाम पे क्वेश्चन अच्छे आने हैं, अगर पेपर चेंज भी होता है तो आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम पे काफी अच्छे क्वेश्चन आने होंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन आ रखा है। तो आइसो का मतलब जैसा हम जानते हैं, देखो ये हो गया 1 2 3 4, यहाँ CH3 कर देंगे, CH3 CH2H और यहाँ आ जाएगा CH3। ये हो गया अपना आइसोपेंटेन कॉमनली। अब इसके अंदर अगर अपन नाम लिखने की कोशिश करें तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 एंड 4, तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या हमारे ऑप्शंस में ऐसा आंसर है? हाँ, 2 मिथाइल ब्यूटेन आंसर हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल या मैथिल, ठीक है 2 मैथिल ब्यूटेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है विच ऑफ द मोस्ट स्टेबल कार्ब कैटाइन। तो अपन जानते हैं 3 डिग्री मोस्ट स्टेबल, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। अपने पास 4 कार्ब कैटाइन है, इसके बाद में अपन मैथिल ले लेते हैं। तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री होगा, इसके अंदर 2 जुड़े हुए हैं, इसके अंदर 1 जुड़ा हुआ है, इसके अंदर 3 जुड़े हुए हैं, तो सबसे स्टेबल जो होगा CH3 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 और यहाँ पे कैटाइन जुड़ जाए। जैसा हम जानते हैं सबसे इजी क्वेश्चन होगा कार्ब कैटाइन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम जानते हैं, हाइपर कंजुगेशन का भी इसमें कंसेप्ट लगा सकते हैं, जितने ज्यादा मैक्सिमम हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, जिससे कि हम इजीली देख सकते हैं कि कितना ज्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है OF2 OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है ऐसा, सीधी सी बात है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होगा वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉल करेगा, और फ्लोरीन इन दोनों में से फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी फ्लोरीन जो है सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी परमाणु है, तो अपन कहेंगे फ्लोरीन के ऊपर सर होगा -1 एंड ऑक्सीजन पे सीधी सी बात है x मान लो, तो x -2 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू +2, तो आंसर इज +2, आंसर हो जाएगा +2। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा +2। फिर पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। देखो 2 टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, डेफिनेशन आ सकती है अगर पेपर चेंज होता है तो, हेट्रोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक, यानी विषम चक्रीय और सम चक्रीय। जैसा हमने पढ़ रखा है कि विषम चक्रीय, विषम का मतलब क्या होता है ऑड, हेट्रो का मतलब भी ऑड हो जाएगा, तो जो कार्बन को छोड़ के कोई दूसरा परमाणु आ रहा है या कोई दूसरा एटम आ रहा है तो अपन कहेंगे वो विषम परमाणु आ जाएगा, जिसका आंसर क्या हो जाएगा प्यूरेन। क्या हो जाएगा प्यूरेन। इसके अंदर अपन कहेंगे ये विषम परमाणु या विषम परमाणु की उपस्थिति के कारण विषम चक्रीय यौगिक कहलाता है। ये हुए अपने 10 MCQ, 10 के 10 MCQ बहुत इजी थे, कोई क्वेश्चन ऐसा है नहीं जो आपको परेशान कर सकता है, तो आगे के क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है। देखो हम जानते हैं कि एक एटम जो होता है उसके सेंटर पार्ट में न्यूक्लियस होता है, जिसकी डिस्कवरी किसने की थी, रदरफोर्ड ने। वेरी गुड। आगे अपन बात करेंगे तो उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं,
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली क्या कहते हैं अपन, व्हाट? तो ये यही कह रहा है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर कलेक्टिवली नॉन एज, तो अपन कहते हैं न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स कहलाएंगे, क्या कहेंगे? न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं। इन दोनों को ही कलेक्टिवली जब अपन सम करते हैं तो अपने पास आती है द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर, द्रव्यमान संख्या, जिसको अपन क्या कहेंगे? मास नंबर। ये सब चीजें आपने क्लासरूम में बहुत इजीली पढ़ी है और आपके लिए ये ज्यादा हार्ड पेपर है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन पेपर है। अगर दूसरे बच्चे यानी एज कंपेयर टू सीबीएसई या किसी और पैटर्न के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये पेपर बहुत इजी था। अगला कहता है कि किसी स्वतः प्रक्रम के लिए डेल्टा जी का मान सदैव होगा, द चेंज इन द गिब्स एनर्जी फॉर द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज ऑलवेज नेगेटिव। आंसर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। जैसा हम जानते हैं कोई स्वतः प्रोसेस है जिसको एक्सटर्नली एनर्जी की आवश्यकता ही नहीं है तो उसके लिए डेल्टा जी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। डेल्टा जी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वे विलियन जो अपनी पीएच में परिवर्तन का विरोध करते हैं, तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है इस टॉपिक को और इसका आंसर हो जाएगा बफर विलियन, हिंदी में बफर, और इंग्लिश में अपन लिखेंगे तो यहाँ लिख दिया जाता है बफर। बहुत इजी टॉपिक था, पहले ही कह रखा था कि आएगा तो डेफिनेशन से 101% क्वेश्चन आएगा। अगले ने खुद ने डेफिनेशन दे दी, सिर्फ आपको नाम लिखना है बफर सॉल्यूशन और 1 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा। आगे कह रहा है पीरियोडिक टेबल में से क्वेश्चन आया, लेंथेनॉइड और डैश आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। लेंथेनॉइड्स एंड आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एज वी नो दैट transition elements and inner transition elements are the D and F block element। तो सीधी सी बात है, ये दोनों F ब्लॉक के होंगे। F ब्लॉक का एक लेंथेनॉइड है तो एक क्या हो जाएगा? एक्टिनॉइड। एक्टिनॉइड, लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स आर द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स जो है आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अगर संक्रमण तत्वों की बात आए तो अपन बात करेंगे कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं वो संक्रमण तत्व होते हैं। डी ब्लॉक में भी एक बात और कंसीडर कर सकते हैं, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट ट्रांजिशन मेटल, यानी ये तीन जो है संक्रमण धातु नहीं कहलाती क्योंकि इनकी स्थायी ऑक्सीकरण अंक तथा अगर हम बात करें कि अन्य या फिर स्थायी ऑक्सीकरण अंक या फिर मूल अवस्था के अंदर इनका डी उपकोष पूर्ण रूप से भरा रहता है, इसी वजह से इनको संक्रमण तत्वों में शामिल नहीं किया जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है एथाइन में सिग्मा और पाई बॉन्ड देखना है, तो एथाइन का फॉर्मूला एज वी नो दैट, सर यही तो एथाइन होगा, सी ट्रिपल बॉन्ड सी और एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा। अपन कहेंगे सिग्मा कितना है, तो ये हो गया नंबर 1 सिग्मा, नंबर 2 और एक सिग्मा यहाँ पे और 2 पाई हो जाएंगे। तो अपन कहेंगे सिग्मा हो गए 1 2 3 और पाई हो जाएंगे 2। 2 पाई तो फिक्स है और सिग्मा कितने हो गए 1 2 एंड 3। अगर कलेक्टिवली बात करें और अगर कार्बन कार्बन के बीच में बात करें तो 2 पाई हो जाएंगे और एक कितना, एक क्या हो जाएगा? सिग्मा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है MnO4। देखो बहुत इजी है, जिसने रेडॉक्स को थोड़ा सा ध्यान से, रेडॉक्स में मैंने पहले ही बोल रखा था, एक तो ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ लो, फिर रिएक्शन बैलेंसिंग समझ लो और थोड़ा सा सेल को देख के जाना है, अपना काम बनता है और यही काम हो रहा है इस चैप्टर, इस क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो अपन कह रहे हैं MnO4 माइनस। बहुत इजी क्वेश्चन है, अपने को Mn की पूछी है, जिसको पूछी है उसको X मान लिया। ऑक्सीजन का एज वी नो दैट कि अगर ऑक्सीजन अपने नॉर्मल स्टेट के अंदर परऑक्साइड फॉर्म में नहीं है तो -2 लेके चलना है, तो प्लस -2 इंटू 4 इक्वल टू -1
सॉरी को दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब ध्यान दें। x माइनस 8 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू 8 -1 इक्वल टू 7, वो भी प्लस का, तो आंसर हो जाएगा +7। बहुत इजी क्वेश्चन है, पेन उठाने की जरूरत नहीं है जहां तक मेरे को लगता है आप लोगों को, क्योंकि सीधी सी बात है सर MnO4 -1 है, तो अपन कहेंगे सर O का हो गया 8, 1 गया तो पीछे बचा 7, तो Mn की +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। और अपन कहते हैं कि ये मैग्नीज जो है अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। सारे क्वेश्चन का लेवल बहुत लो है, और हाँ ये भी कह सकते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल लो नहीं है, आपका लेवल हाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुक्त मूलक स्पीसीज, जिसको अपन बोलते हैं फ्री रेडिकल स्पीसीज, आर द प्रोडक्ट ऑफ बॉन्ड क्लीवेज। क्लीवेज के बारे में बहुत अच्छे से बात की अपन ने, है ना, चीजें कैसे टूटती है। अपन ने कहा था कि जैसे दो लोग ब्रेकअप करते हैं तो कैसे चीजों को सेपरेटली कर लेते हैं, कुछ तू ले जा कुछ मैं ले जाऊं। एक होता है म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग, जिसको अपन कहते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज, होमोलाइटिक सॉरी क्लीवेज, ये होता है होमोलाइटिक क्लीवेज। क्योंकि होमोलाइटिक पे आ चुका है, क्या पता एग्जामिनर पेपर चेंज करे तो हेट्रोलाइटिक पे भी आ सकता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। पहले होमोलाइटिक की बात करते हैं। अगर दो कंपाउंड्स के बीच में बॉन्ड है और म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से बॉन्ड टूट रहा है, तो एज वी नो दैट कि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, और दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएं और दोनों पे न्यूट्रल स्पीसीज का फॉर्म हो, उसे अपन फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक कहते हैं। अगर अपन कहें कि लड़ाई हुई, एक डोमिनेट कर रहा है एक डोमिनेट नहीं कर पा रहा है, अपन कहेंगे सर परमाणु के केस के अंदर कैसे आप किसी को डोमिनेट करवाओगे, कैसे किसी को डोमिनेट नहीं करवाओगे, तो अपन कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कोई चीज होती है, एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन और कोई हेलोजन जुड़ा हुआ है, हेलोजन इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉल कर रहा है अपनी तरफ खींच रहा है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक कैटाइन बनेगा एक एनाइन बनेगा। ऐसा क्लीवेज हेट्रोलाइटिक क्लीवेज कहलाता है, जिसमें या तो कार्ब धनाइन बनेगा जिसे कार्ब कैटाइन कहते हैं, या कार्ब एनाइन का भी फॉर्मेशन हो सकता है। कार्ब धनाइन के अंदर अगर अपन बात करें तो अपन ने अभी देखा था 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एंड मिथाइल सॉरी H3+, ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, परमाणु का आकार यानी साइज ऑफ एटम इज डिटरमाइंड बाय, यानी परमाणु का आकार निर्धारित होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, यानी मैं n लिख देता हूं, आप चाहो तो लिख सकते, सॉरी फिर गलत जगह लिख दिया गया है, तो यहां आ जाएगा n, जिसको अपन कहेंगे मुख्य क्वांटम संख्या, और इंग्लिश मीडियम चाहे तो लिख सकती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन, ये हो गई अपनी 8 फिलअप्स, मतलब अभी तक 18 क्वेश्चन जो हुए हैं, यानी 18 मार्क्स, 70 में से 18 मार्क्स, 70 में से 18 मार्क्स एकदम फ्री के हैं, इसमें किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम के अंदर जो बात कही गई है उसको सिर्फ याद रखने से ही आपका आंसर आ रहा है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको परेशान कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उष्मागतिकी का प्रथम नियम का गणितीय रूप लिखो। व्हाट राइट द मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एज वी नो दैट कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता क्या है कि भाई डेल्टा, एक सेकेंड थोड़ा सा इसको क्लीन अप कर देते हैं, आगे बढ़ते हुए सिर्फ इतना सा लिखना है हमें कि भाई डेल्टा यू, डेल्टा यू क्या हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 2 प्लस W, यानी ये ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहलाता है कि भाई ऊर्जा को नहीं तो बनाया जा सकता नहीं नष्ट किया जा सकता, ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। किसी भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी जो होती है वो या तो हीट के फॉर्म में या वर्क के फॉर्म में निकलेगी, दूसरा कोई भी चांस नहीं है एनर्जी का कहीं भी जाने का, और यही यूनिवर्स के केस में होता है। अपन देखते हैं जो एनर्जी है वो यूनिवर्स के अंदर ही रहेगी, छोड़ के कभी नहीं जाती। नेक्स्ट
इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप भी अपनी एनर्जी को एजुकेशन में डालोगे तो वो उसी में ही रहेगी और आपको आउटपुट जरूर मिलेगा। जिस फॉर्म में एनर्जी को इनपुट करोगे उसी फॉर्म में आपको आउटपुट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से सीधा सा क्वेश्चन आया है कि आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लॉ जो है उसके बारे में बताइए। तो एज वी नो दैट कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहती है कि एलिमेंट्स जो होते हैं उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जेड यानी एटॉमिक नंबर। अगर मॉडर्न नहीं आके मेंडलीफ की पूछ लेते, मॉडर्न नहीं आके किसकी पूछ लेते, मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल, तो वहां मास नंबर हो जाता। यहाँ पे जेड है, वहां मास नंबर है। और अपन फिलहाल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही पढ़ते हैं जिसमें हलीना के रब्सस पे या फिर बेटा मांगे कार स्कूटर जो भी है, जो भी अपन ने अभी क्लासिफिकेशन कर रखा है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। और जिसका कारण, जिसको अपन कहते हैं किस बिहाफ पे लिया है, तो जेड के बिहाफ पे। किसके बिहाफ पे? जेड के बिहाफ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत इतना सीधा एग्जामिनर कैसे हो सकता है कि उसने आपको जेड तक दिया है जब आपको कह रहा है कि कॉपर है। कौन है? कॉपर। ये लो आपका कॉपर जो कि आ रहा है 29 पे आ रहा है। तो पहले एक गैस देख लेते हैं जो कि कौन सी है, आर्गन, जो कि कहाँ आ रही है 18। तो अपन कहेंगे सर आर्गन 18 आ रही है तो पहले कौन कौन सी गैस आई होगी? हीलियम आई होगी, इसका 1s2 था। हीलियम के बाद नियोन 1s2 2s2, सॉरी 1s2, उसके बाद 2s2 2p6, फिर आई आर्गन तो वो 3s हो गई। अब अपन यहाँ बात करेंगे सर 4s2 आएगा एक तो, और एक 3d9 आएगा। बहुत से बच्चे खुश हो गए कि ये तो गलत है। हाँ भाई, सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा 3d10 और यहाँ क्या आएगा 1। और अब तुम्हारा आंसर जो है वो 101% क्या है, सही है। कारण क्या है, क्यों? क्योंकि ये फुल फिल्ड हो गया और ये पार्शियल फिल्ड या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो गया, जिसके वजह से कॉपर जो है स्टेबल हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लासरूम के अंदर इस तरीके से, क्लासरूम छोड़िए आपको टेस्ट के अंदर मिले। और जिनको आपने ये टेस्ट सोच के कहा कि सर इजी टेस्ट है, इसमें ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, हर कोई स्कोर कर सकता है इसके अंदर। फिर आता है बॉन्ड ऑर्डर का बहुत इजी क्वेश्चन देते हुए कि भाई बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होगा। तो अपन को पता है इंग्लिश में बॉन्ड ऑर्डर, हिंदी में बंद आबंद या बंद क्रम। तो अपन कहते हैं बंद क्रम हमें क्या बताता है सर? बंद क्रम बताता है कि परमाणु जो है उससे जो यौगिक बने वो कितने स्थायी है, यौगिकों के स्थायित्व के बारे में बताता है। तो अपन कहते हैं सर बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू हाफ ऑफ एन बी माइनस एन ए। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को देखना है, कुछ बॉन्डिंग होंगे कुछ एंटी बॉन्डिंग होंगे। मैंने पहले ही बता रखा है जिसकी ऊर्जा कम वो बॉन्ड बना लेगा, और जो ज्यादा ऊर्जा रखेगा, जो ज्यादा करेगा तो बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो जिसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर उस हिसाब से होगा, जिसमें एंटी बॉन्डिंग ज्यादा होगी उसके अकॉर्डिंग होगा। एंटी बॉन्डिंग ज्यादा तो वैल्यू नेगेटिव में आएगी, नेगेटिव में आएगी तो जो कंपाउंड है वो स्टेबल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एथीन का आणविक कक्षक चित्र बनाइए। यानी ये कह रहा है कि एथीन जो है उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर बनी है। तो अपन कहेंगे सर ये एथीन हो गई, यहाँ डबल बॉन्ड होता है, और ये आपका एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे ये एथीन होगी। इसको और कैसे बता सकता हूँ सर? तो मैं सोचूं कि ये तो प्लेन में ले लेते हैं अपन, ये एक प्लेन के अंदर ले लो, थोड़ा सा कलर चेंज करके चलते हैं। अब अपन कहेंगे ये जो डबल बॉन्ड है इसको अपन इस फॉर्म में ले ले, तो ये और ये हो जाएगा आपका px। क्या हो जाएगा? px। और यहाँ पे क्या हो जाएगी? बॉन्डिंग। यहाँ क्या हो जाएगी? बॉन्डिंग। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखें तो आपको बहुत इजीली। और px भी कौन सा? 2px, 2px हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा?
सिग्मा बॉन्ड, सॉरी सिग्मा बॉन्ड, और ऊपर एक क्या बन गया, पाई बॉन्ड भी इजीली फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रुद्रो, क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट चेंज इज पॉसिबल और नॉट। सीधी सी बात है, इसका आंसर मैं आप पे छोड़ता हूँ कि एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर आपको क्या लगता है, हीट चेंज पॉसिबल है या नहीं है। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, खुद को सोचना है कि सर हमने कौन सा एक एग्जांपल सोचा था, अच्छा हाँ ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, और इसका कमेंट में आंसर चाहिए मुझे, व्हाइट भी मार्कर होने के कारण दिख नहीं रहा, इसका आंसर आप देंगे। नेक्स्ट कह रहा है ब्यूट टू इन, ओके ये लो ब्यूट टू इन, ये लो ब्यूट ये हो गया और ये टू इन हो गया। इसका कह रहा है सिस और ट्रांस बनाओ, तो ना थोड़ा सा ऐसा बना दिया जाए, ये लो सर एक CH3 यहाँ लगा दो, एक CH3 यहाँ लगा दो, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो और एक हाइड्रोजन यहाँ लगाओ। एक ऐसा बन सकता है सर C डबल बॉन्ड C, यहाँ CH3 एकदम सीधा सामने CH3 आ जाए और इधर क्या आ जाए हाइड्रोजन, इधर भी क्या आ जाए हाइड्रोजन। एक सिस है एक ट्रांस है, सिस बोले तो सेम साइड, ये देखो सेम साइड, तो ये सिस हो गया, ये ट्रांस हो गया। तो तुम लोग जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हैं हम लोग कि सर सिस का मतलब सेम साइड, डाइपोल मूवमेंट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होंगे और ये दोनों एक दूसरे के समावी यानी आइसोमर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, HSO4 माइनस किससे बना है, H2SO4 से। इसका मतलब H2SO4 क्या था, एसिड, और किसी एसिड से जो बेस बनता है या किसी एसिड से जो स्पीसीज बनती है उसको क्या कहेंगे, कॉन्जुगेटेड बेस। सीधी सी बात है, इसका कॉन्जुगेटेड एसिड बेस आराम से तुम बता सकते हो। और अगर मान लो और एक आयन छोड़ेगा तो क्या बन जाएगा, SO4। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्जुगेटेड बेस बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि CH3Br, देखो क्या कह रहा है, H3Br प्लस Na प्लस BrCH3। थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है क्वेश्चन में, और अपन ने जानबूझ के भी लिखा होगा क्योंकि रिएक्शन हो नहीं एज इट इज है। और साथ में क्या लिखा है, ड्राई ईथर, द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो तुम लोग जानते हो यहाँ सर 2 लगा दो, और क्यों ना इसको निकाल दिया जाए, तो क्या निकलेगा 2 NaBr। बहुत इजी, पीछे क्या बचा CH3 जो कि आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और मैथ और एथ, तो क्या हो जाएगा एथेन। और ये है फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। और इस मेथड को अपन या इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, तो वुड्स रिएक्शन कहते हैं। कौन सी रिएक्शन है ये, वुड्स रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ तक आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए, और अगर मैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करूं तो 10 क्वेश्चंस है, 10 के 10 मार्क्स आपसे कोई छीन नहीं सकता, बहुत इजी क्वेश्चंस हो गए। अगला क्वेश्चन कह रहा है असमानुपातन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए या डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल दीजिए। अगर कोई क्लासरूम का बच्चा है तो वो अच्छे से याद कर सकता है कि सर सबसे ज्यादा रेडॉक्स में से कोई नाम आता था तो इसी पे आता था हर बात पे, कि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल सुना दे। क्या कर रहा है, कुछ नहीं, रेडॉक्स पढ़ रहा हूँ, ओके डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन सुना दे। तो आप लोग कहते भी थे कि सर इसका तो एग्जांपल ये ले लो, H2O2 gives then H2O plus O2। बहुत इजी है सर, सीधी सी बात है। फिर मैं पूछ भी लेता था कि अगर ये रिएक्शन है तो कैसे है, मेरे को समझाना थोड़ा, डिसप्रोपोर्शनेशन कैसे रिएक्शन है, या असमानुपातन अभिक्रिया ये है तो कैसे है। तो आप कहते थे सर ऑक्सीडेशन नंबर देखो यहाँ पे, मैं कहता था ओके कितनी होगी, तो आप कहते थे -2, नो नो -1, वेरी गुड, यहाँ पे -1, वाटर के अंदर -2 और यहाँ पे 0। तो अपन कहेंगे सर एक ऑक्सीडेशन नंबर बड़ी आ रही है, एक छोटी। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे
कि सर जीरो कब से बड़ा होने लगा, तो मेरे भाई जीरो जो है -1 से तो बड़ा है, और -2 जो है वो इससे छोटा है। और इस तरीके की रिएक्शंस जिसमें क्रियाकारक का जो परमाणु है वो मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अंक दर्शाता है, यानी मिडल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है कौन, रिएक्टेंट, और एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हो, ऐसी रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाती है। और हम कह सकते हैं कि यदि एक ही परमाणु का ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा हो और जिसमें उसकी ऑक्सीकरण अंक जो है एक उच्च ऑक्सीकरण अंक प्राप्त और एक निम्न ऑक्सीकरण अंक प्राप्त हो, तो ऐसी अभिक्रियाएं डिस्प्रोपोर्शनेशन या फिर असमानुपातन अभिक्रिया कहलाती है। थोड़ा आंसर क्विक करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इजी है। लुईस अम्ल और लुईस क्षार की बात करते हैं, लुईस एसिड एंड लुईस बेस। तो क्यों ना पहले बेस की बात कर लें, तो OH माइनस हो जाएगा सबसे पहले, फिर इधर H+ ले लेते हैं, AlCl3 ले लेते हैं, BCl3 ले लेते हैं, पीछे जो भी बचा F-, और ये तुम्हारा अमोनिया। इनको अपन ने लुईस एसिड और लुईस बेस के फॉर्म में क्या किया है, बांट दिया। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पदार्थ A के 2 ग्राम को 18 ग्राम जल में मिलाकर एक विलयन तैयार किया जाता है। सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस, यानी क्वेश्चन कहते हैं 6 A जो है 2 ग्राम है, वाटर जो है वो है 18 ग्राम, गिवन है। बहुत इजी बात है। आगे कह रहा है मिलाकर एक विलयन तैयार किया गया, ए का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो या कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ ए। तो अपन कहेंगे सर ये हमसे क्यों पूछा जा रहा है, मास परसेंटेज ऑफ ए, ये तो छोटे वाले बच्चे भी कर लेंगे। तो अपन कहते हैं क्या होता है, मास ऑफ ए अपॉन टोटल मास किसका, सॉल्यूशन का, इनटू 100, तो ये हो गया सर 2/20 इंटू 100, 10 से 102 से 2 पीछे बचा 10% W/W लिख लो सर। इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई भी कर सकता है। चलो इसके सॉल्यूशन को कहीं साइड में सेट कर दिया जाए। अच्छा ओके, आप भी करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है परा यूरेनियम या फिर अपन बात करें ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स है। ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट कौन से होते हैं, तो सीधी सी बात है यूरेनियम के बाद आने वाले, यूरेनियम के बाद आने वाले एलिमेंट्स जो होंगे वो ट्रांस यूरेनियम होंगे, जिनके लिए Z जो है, Z जो है वो बड़ा होगा किससे, 92 से। ये भी नोट्स के अंदर बात ऐड करवा रखी होगी। और कहीं ना कहीं पीरियोडिक टेबल जब पढ़ते हैं तो यूरेनियम आता था आप सब, और वर्तमान में यूरेनियम बहुत ज्यादा चर्चा में भी रहा है, क्योंकि हर कोई सोच रहा है कि कहीं ना कहीं परमाणु बम का अटैक कर दे, है ना, इंडिया डाल दे, उनके पास हिम्मत नहीं, तो वो यही यूरेनियम है। और ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, सॉरी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और इसके बाद वाले सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो मेनली कहेंगे एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 92। आगे बात करते हैं CO3-2 क्या है, कौन सा आयन है, तो सीधा सा आंसर है सर कार्बोनेट आयन है C। और पूछ क्या रहा है, उसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर पूछ रहा है, तो एक स्ट्रक्चर बना लेंगे तो बाकी सारी बन जाएगी। ये लो सर O अपन कहेंगे सर एक डबल बॉन्ड आएगा, बाकी सब सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, बहुत इजी हो गया। -2 है तो एक चार्ज इधर आ जाएगा और एक चार्ज इधर आ जाएगा। ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई अपने, CO3- की। इसके स्ट्रक्चर हो गई CO3- की। इसके रेजोनेंस के लिए कुछ नहीं है, कभी इधर चला कभी उधर चला, और ये ऑक्सीजन इस पे माइनस इधर आ जाएगा, ये ऑक्सीजन माइनस इधर वाला ही बैठा है, इधर उधर चलाना है सिर्फ और सिर्फ इसको, इधर उधर। एक स्ट्रक्चर और बनेगी जो कि आप खुद बना लेंगे, यही डबल बॉन्ड जो है यहाँ आ जाएगा और ये दोनों माइनस चार्ज ले लेंगे।
और तुम्हें आता भी है, स्ट्रक्चर खुद बना सकते हैं अपन, इसमें ज्यादा कोई लोड वाली बात है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम डायग्राम बनाना है, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, है ना, लाइमन बामर पास्चन वाली ब्रैकेट, ठीक है, और उनका नाम लिखना है। तो अपन ने डायरेक्ट उसकी एक ये डाल रखी है, ये देखो, ये वाला डायग्राम बनाना है कि सर ये n इक्वल टू 1 2 3 4 इंफिनिटी तक जा रही है। जब अपन कह रहे हैं फर्स्ट n इक्वल टू 1 में आता है तो लाइमन, उसके बाद में 2 में आता है तो बामर, 3 में आता है पास्चन, फिर 4 में आता है तो ब्रैकेट, फिर फंड, ठीक है। इस तरीके से इजीली बना सकते हैं अपन। नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डेनियल सेल का डायग्राम बनाने को कह रहा है, फिर वही बात, ये रो डेनियल सेल। डेनियल सेल में कुछ नहीं है, एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा, दो जार होगा, बीच में साल्ट ब्रिज होगा, एनोड माइनस का हो गया, कैथोड प्लस का हो गया, ठीक है। करंट फ्लो करेगा कैथोड से एनोड की तरफ, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे एनोड से कैथोड की तरफ, इधर जो होगा जिंक का सॉल्यूशन होगा, यानी ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ZnSO4, और ये हो जाएगी Zn, और ये हो जाएगा Cu, और ये हो जाएगा CuSO4। डायग्राम बहुत अच्छे से बना सकते हो। साल्ट ब्रिज हो गया, इट इज इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब which is filled with agar agar jelly paste of any salt, for example KCl। नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं इस पे। आगे कह रहा है केसी केपी में रिलेशन को कह रहा है, तो अपन जानते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी से निकाला था, एनआरटी और पीवी, तो यहाँ पे वी आ जाएगा, ये गलत है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, और पी को अकेला किया है, पी को नीचे भेजा है, तो ये सी बन गया, पी वी इक्वल टू सी आर टी, और इसी से ही अपने को पता चलता पी के पी इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। और सर ये डेल्टा एन जी क्या होते हैं, तो अपन कहेंगे डेल्टा एन जी का मतलब होता है सर नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेज, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेज। किससे आया, पीवी इक्वल टू एनआरटी से। और सब पीवी क्या होता है, मतलब पीवी इक्वल टू एनआरटी क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन होती है। क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन। बहुत अच्छे से याद होगा, जिसने पीवी देखते ही बहुत सी बातें तुम लोगों को क्लासरूम स्टूडेंट्स को याद आ गई होगी कि सर क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं, या नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा समझाइए कि बीई यानी बेरिलियम जो है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान जो है बोरॉन से अधिक होता है। अभी क्वेश्चन किया था लास्ट ये वाला लिथियम वाला, सेम क्वेश्चन देखो, ये हो गया अपना, ओ शिट, ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। क्या कह रहा है अपने को, एक तो बेरिलियम है, एक बोरोन है। खुद सोचो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बेरिलियम सर 1s2 2s2 4 पे आता है, बोरोन 5 पे 1s2 2s2 2p1 2p1। बहुत इजी हो गया कि सर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो गया। सर यहाँ पे जेड वाला क्यों नहीं आया, अरे भाई जेड तब आता है जब इलेक्ट्रॉन दोनों आसपास के है ना, मैं यहाँ हूँ वो यहाँ है, ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा, जिसकी साइज, पहले तो अपन कंपेयर करते हैं साइज, और साइज में लगभग सिमिलरिटी है क्योंकि आसपास के ही है, ज्यादा चेंज है नहीं। तो उसके बाद स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, जो स्टेबल रहेगा वो ज्यादा माथापच्ची नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजने की गलती नहीं करेगा। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में पड़ा है, कोई आके थोड़ी सी बात कहेगा क्यों ना इसको छोड़ दिया जाए, और वो छोड़ देगा। और यही आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो बात कही गई है यानी जो एंथैल्पी दी गई है वही तो आयनाइजेशन एंथैल्पी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। H2S गैस है बट H2O वाटर। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हंसते हैं कि सर ये क्या क्वेश्चन हुआ, पानी तो पानी ही है, H2S गैस है तो हम क्या करें। तो सीधी सी बात है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण वाटर के अंदर क्या मिल जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जिसके वजह से H2O जो है वो पानी के फॉर्म में, H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। नेक्स्ट कह रहा है कि ऑक्सीकारक और अपचायक की पहचान करो, तो अभी करवा देते हैं। और क्वेश्चन क्या था, कॉपर, इधर ही करते हैं अपन। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। फिर से क्या कह रहा है, कॉपर सॉलिड में Ag प्लस
और फिर किस में जा रहा है, कॉपर +2 के अंदर और Ag के अंदर। तो यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। और अपन ने जैसा याद कर रखा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा तो रिडक्शन। इजीली बता सकते हैं कि सर यहाँ से यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो ये हो जाएगा रिडक्शन, और यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन। बहुत इजी हो गया। नेक्स्ट, रेडॉक्स रिएक्शन दे रखी है, ऑक्सीडेशन। देखो अपन को इसने एक मेथड का नाम दे दिया कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। उससे किसको बैलेंस करना है, रिएक्शन को। तो देखो बहुत इजी है, बहुत जल्दी करेंगे, क्विकली करेंगे, टाइम अपने पास इतना है नहीं, आपका भी इंपॉर्टेंट टाइम है, आपको भी कुछ और भी काम रहते हैं, बहुत बिजी लोग हो आप, तो क्यों ना जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाए। अरे प्लस SO3 -2 gives then Cr +3 plus SO4 -2। कुछ नहीं सर, मैं तो जानता हूँ 7 14 -2 कितने बचे, +6। क्या सही है कि नहीं है भाई, x यानी 2x प्लस 2x इक्वल टू 14 - 2 इक्वल टू 12, 12/2 इक्वल टू 6। इसको समझ में आया था, आ चुका है। इसको नहीं आया वो एक बार वापस आराम से ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में सोचे। इसका 2x है, इसका -2 इंटू 7 -14 उधर गया तो प्लस का -2 किया तो बचा 12, 12 का आधा जो है वो 6 है, ऑक्सीडेशन नंबर 6 आ गया। सर यहाँ से यहाँ एक हो रहा है और यहाँ पे एक का -2 तो 3 का -6 उधर गया तो +6, +6 में से 2 गया तो +4, और इधर 4 का 8 उधर गया तो 6 +6। क्यों ना थोड़ा पेन व्हाइट यूज कर। यहाँ देखो सबसे पहला स्टेप Cr2O7 -2 प्लस SO3 -2 gives then Cr +3 प्लस SO4 -2। क्योंकि ये बैलेंस करना है, सबसे पहले क्रोमियम के आगे 2 लगा दो, बहुत इजी है। क्रोमियम के आगे क्या लगाएंगे, 2। अब सर यहाँ पे +2 से +6, सॉरी +6 से +3 जा रहा है, यानी 6 2 जा 12, 12 से 6 चेंज कितना आ रहा है सर, 6 का आ रहा है। यहाँ पे +4 से +6 जा रहा है, बढ़ रहा है सर, कितना बढ़ रहा है, तो अपन कहेंगे 4 से 2 के बढ़ रहा है तो ये कट आउट हुआ तो 3, ये 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो Cr2O7 -2 प्लस 3SO3 -2 gives then 2Cr प्लस 3 प्लस 3SO4 -2। कितना इजी क्वेश्चन हो गया। अब अपने को सिर्फ और सिर्फ चार्ज बैलेंस करना है और क्वेश्चन सॉल्व गया। तो क्या हो गया, -2 प्लस 3 2 जा 6 -8, इधर तो -8 हो गया, लिख लेता हूं मैं इधर -8 सर। इधर देखो 6 और 6 और 6 0, इधर कितना हो गया 0। तो सर इसको बैलेंस करने के लिए इधर -8 है तो इधर मैं +8 कर दूं, H प्लस जोड़ दूं, बस हो गया। H प्लस ऐड कर दिया मैंने, H प्लस ऐड कर दिया। अब उधर देखते हैं कि सर वाटर बैलेंस नहीं है तो इधर क्या ऐड करेंगे, +4H2O। देखो लास्ट में चेक करना होता है, क्रोमियम 2 ऑक्सीजन 7 और 3 7 और 9 16, 4 और 12 16। फिर अपन बात करेंगे हाइड्रोजन की 8 8 सल्फर बराबर 4 देख लेते हैं, -2 -3 2 जा 6 माइनस के बाद में +8 इक्वल टू 0। इधर देखेंगे तो प्लस का 6 और माइनस का 6 इक्वल टू 0, तो दोनों साइड चार्ज भी बैलेंस है। और फाइनली अपन अगर रिएक्शन की बात करें तो अपने पास ये है जो बैलेंस रिएक्शन आ गई है। क्लासरूम स्टूडेंट्स, फिर से मैं आपसे ही बात करना चाहता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है,
बहुत बार टेस्ट इसमें दिया गया है और टेस्ट में इतना दिया है ना क्वेश्चन को, तुम खुद बोर हो गए थे। तो इसमें अपन ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, 3 नंबर फ्री के ले लेंगे, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। अब 2 क्वेश्चन दिए हैं, एक तो पास वन यानी कि स्ट्रीम, और एक ये, दोनों के डायग्राम देख लेना आप और एक बार एनसीईआरटी से खुद पढ़ लेना। ये अपन डिस्टिलेशन करते हैं, कुछ नहीं है, इधर से गर्म किया, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा वो इधर आ जाएगा, बाकी वाला आगे चला जाएगा, ठीक है। और ये रहा सॉल्यूशन वाला, ठीक है, जिसमें अपन नाइट्रोजन, सल्फर या हेलोजन या फास्फोरस के प्रेजेंस होने का टेस्ट जो करते हैं वो इसी सॉल्यूशन की हेल्प से करते हैं। एक बार आप देख लेना, वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ लेना, और चाहो तो एनसीईआरटी में देख सकते हो, चैप्टर रहेगा अपना जीओसी के अंदर आ जाएगा ये, ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर लास्ट ऑप्शन है जिसमें टेस्ट वगैरह अपन देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा लोड वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ी स्पीड और बढ़ानी पड़ेगी। मार्कोनिकॉफ नियम, मैंने 2 नियम पढ़ाए थे, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी से तुम्हें एंटी याद रहती थी, मार्कोनिक से एमआर। मैंने कहा था अपने एमआर सर जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे बात गलत नहीं जानी चाहिए, बट एमआर सर के लिए अपन ये बात कह रहे हैं कि वो थोड़े से खड़ूस रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं जो पढ़ रहा है उसी को ही दो, ठीक है। तो अपन कहते हैं मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो होता है वो हेलोजिनेशन के अंदर अपने को हेल्प करता है। हेलोजन को वहां ऐड करो जहां पहले से हाइड्रोजन क्या है, कम है, हाइड्रोजन को वहां ऐड करो जहां पहले से ही हाइड्रोजन ज्यादा है। बट एंटी क्या कहते हैं, यानी एंटी मार्कोनिकॉफ, जिसको खरास रूल भी कहते हैं। खरास रूल ये कहता है कि हाइड्रोजन का एडिशन वहां करो जहां पहले से हाइड्रोजन क्या है, कम है, और हेलोजन का वहां ऐड करो जहां पे हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है। दोनों को याद करने के लिए मैंने कहा था जिसके पास कम है उसको जो दिलवाता है वो एंटी है, और जिसके पास ज्यादा है उसको ही जो दिलवा रहा है वो मार्कोनिकॉफ का रूल है। बहुत इजी हो गया। प्रोपीन, ये लो CH3, C डबल बॉन्ड CH2 और एक हाइड्रोजन यहां ले आया, ये हो गई तुम्हारी प्रोपीन। इसकी रिएक्शन HBr से करवानी है। कितना इजी क्वेश्चन है सर, बॉन्ड तोड़ दूं, ये लो तोड़ दे, C सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ क्या आ जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, ये लो दोनों बॉन्ड आ गए। यहाँ पे एक हाइड्रोजन पहले से था। अब मार्कोनिकॉफ का बोल रहा है, ये देखो, एक्सप्लेन द एडिशन ऑफ HBr ऑन प्रोपीन विद द हेल्प ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल। अब मार्कोनिकॉफ क्या कहता है कि जहां पहले से ही हाइड्रोजन ज्यादा है वहां हाइड्रोजन जोड़ो। ये लो सर, हाइड्रोजन जोड़ दिया। जहां पहले से हाइड्रोजन कम है वहां हेलोजन जोड़ो। ये लो हेलोजन जोड़ दिया। अपने पास Br है तो क्यों X की याद करना, सीधी सी बात है, Br को जोड़ेंगे, बहुत आसान है। X हर बार X नहीं लेते हैं, Br ले सकते हैं, हेलोजन के लिए X लेते हैं वर्ड, बट अब यहाँ पे किसको याद करेंगे, Br को। तो ये क्या बन गया, नाम क्या होगा, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो प्रोपे। इजी। मैं गया एक आधे दिन के लिए भी गया ना तो ये क्वेश्चन बता के आया था कि तुम मजे करना, ये क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में 101% मिलेगा। और यही क्वेश्चन मिला अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए, है ना। बात हो रखी होगी जहां कहीं पे भी, जिस किसी ने अभी क्लासरूम में बैठ के पढ़ा है उसको 101% पता है कि सर कहते थे ये क्वेश्चन फिक्स है, 100% आना है और आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें अगर वो स्टेप लिखने को कह रहा है तो सीधी सी बात है, कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन होगा। ये लो यहाँ से कार्ब कैटाइन बना, 3 डिग्री और 2 डिग्री जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होता है, अगर 1 डिग्री की बात करें तो कम स्टेबल होता है। सर इससे प्रोडक्ट तो ये भी बन सकता था, CH3 CH2 CH2Br, बट ये कम स्टेबल होने के कारण वापस टूट के वहां चला जाता है। और मैंने जिंदगी में तुम्हें यही सिखाया है कि सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो वो स्टेबिलिटी है, जिसके साथ बंद बना लिया फिर वो तोड़ना नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट पेज बचा है, इतना छोटा पेपर ना, इतना छोटा पेपर, ओनली 20 क्वेश्चन। इससे ज्यादा तो आपके क्वेश्चन वो इंडिया के वो हिस्ट्री वाले चैप्टर आए थे उनके अंदर आ रहे थे। 20 क्वेश्चन और मतलब विद इन 1.5 आवर के अंदर अपन कंप्लीटली इसको पेपर को रिटर्न कर सकते हैं, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, IUPAC नेम देख सकते हो, मैथ एट प्रोप, प्रोप तो क्या हो गया, प्रोपेन, और OH कितने पे आ रहा है, 2 पे, तो प्रोपेनॉल 2 प्रोपेनॉल हो जाएगा, या प्रोप 2 ऑल हो जाएगा। मैथ एट प्रोप ब्यूट, मैथ एट प्रोप ब्यूट 4 का है, 1 2 3 4 डबल बॉन्ड यहाँ है, यहाँ सर एक सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है, साइड में जो भी लटक रखे हैं
सारे सब्स्टिट्यूशन ग्रुप। ये सर मैं चेन सेलेक्ट कर दूं, इधर से आ रहा हूँ 1 2 3 पे, इधर से आ रहा हूँ 1 2 पे, तो सर मैं क्यों ना इधर से ही ले लूं। इधर से क्यों लिया, एक तो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप भी आ रहा है टाइम पे, और डबल बॉन्ड तो वैसे ही बीच में, तो अपन लिखेंगे 2 methyl ब्यूट 2 इन। सर 3 इन क्यों नहीं, दो कार्बन के जिसके बीच में आ रहा, पहले जिसका नंबर आया उसके अकॉर्डिंग अपन नंबर लगाएंगे। ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, देखो कुछ नहीं कर रहा है, OH को इधर टांगा है, O को इधर, और इधर CH3। 10th का बच्चा कर सकता है, अपने जो 10th के बच्चे हैं, मतलब तुम जब 10th में थे तब तुम्हें मैं ये क्वेश्चन देता, तुम कहते सर मैथ एथेनोइक एसिड, बहुत इजी है ना। तो क्वेश्चन का लेवल है ही नहीं ना, क्योंकि अपने लेवल क्वेश्चन का तो होगा बट अपने सामने नहीं है। ये देखो ये क्वेश्चन एरोमेटाइजेशन जिसको तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा कि सर एक लाल रक्त तप्त है ना, रक्त तप्त के नाम पे तुम लोग खुश भी बहुत होते थे, याद होनी चाहिए, ये चीजें याद आनी चाहिए। रेड हॉट आयरन ट्यूब इंग्लिश में लिखा नहीं क्या, नहीं नहीं नहीं, मैं चोट कर दी इंग्लिश मीडियम के साथ, कोई बात नहीं, तुम लोगों ने पढ़ा है रेड हॉट आयरन ट्यूब, है ना। ये रक्त तप्त का मतलब हो गया रेड हॉट आयरन ट्यूब। चलो आयरन को एफी कर लेते हैं, इसके अंदर से किसको पास आउट करवा रहा है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। क्यों ना अपन ने ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाई हो जिंदगी के अंदर कि सर ये बॉन्ड जो है इस तरीके से आ जाता है कॉन्जुगेटेड साइड पे, हर एक पे हाइड्रोजन। क्यों ना मैं थोड़ा साफ बना दूं इसको, तो थोड़ा सा देखने लायक हो जाए, क्योंकि ये तो इस तरीके की कुछ स्ट्रक्चर बन जाती है सर। इसको तुम क्या कहते हो, बेंजीन, अरे बेंजीन है, और इसको जब इसके अंदर से पास आउट करवाया जाता है तो क्या बन जाती है, बेंजीन। और देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये रहा CH3 CO माइनस Na प्लस, और साथ में कह रहा है सोडा, सोडा सोडा भी देखता होगा, तो उसके लिए भी सोडा लाइम, सोडा लाइम, लाइम का मतलब चूना, लाइम का मतलब चूना, और सोडा NaOH। तो इन दोनों के साथ क्या किया था अपन ने, गर्म किया था। ये प्रोसेस जो है तुमने अच्छे से पढ़ रखा है, और इसका फाइनल प्रोडक्ट तुम्हें पता है सर, एक तो बनता Na2CO3, और साथ में यहाँ एक प्रोडक्ट बनेगा जो कि मुझे कमेंट में दिखना चाहिए कि सर इसका कमेंट ये रहा। क्वेश्चन नंबर लगा देता हूं मैं 19 का सेकंड, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। हर बच्चा देगा, हर बच्चा इजीली आंसर दे सकता है कि इसका आंसर क्या होगा, वरना क्या मतलब। ये फिर बेंजीन, ये बेंजीन के साथ Cl2, देखो हाइड्रोकार्बन चैप्टर जो है उससे रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन आना था, फिक्स था, हर बार बोला है तुम्हें, और वही क्वेश्चन आया है। अगर फिर कह रहा हूँ क्लासरूम स्टूडेंट है तो उसको 101% याद है कि हाँ ये बातें तो हमारे क्लासरूम में तो बहुत जोरों शोरों से हुई थी, और कहा गया था कि इस चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा घबराने की बात नहीं है। तो अपन बात करें इसके अंदर, तो ये देखो ये बेंजीन, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, और यहाँ पे Cl, सारे के सारे Cl सारे कोनों पे लगा देंगे, और अपने पास क्या बन जाएगी, PCE। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन मेरा फेवरेट, जिन्होंने थोड़ा बहुत भी ध्यान दिया हो क्लास में तो उनके लिए बहुत इजी क्वेश्चन होने वाला है कि सर ये तो ओजोन वाला क्वेश्चन ही तो नहीं है। हाँ मेरे भाई, ये ओजोन का ही तो क्वेश्चन है, यहाँ 2 लगाया, ओजोन आई, ओजोनोइड बनेगा, पहले क्या बनेगा, ओजोनोइड। ओजोनोइड कैसे बनाते हैं सर, ये लो CH3CH, यहाँ एक ऑक्सीजन लगाओ, यहाँ एक CH2, यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ एक ऑक्सीजन, ये बन गया तुम्हारा ओजोनोइड। मैंने तुम्हें सिखाया है कि पहले घर बनता, घर बना, और फिर घर को उजाड़ देंगे अपन, किसको लेके आएंगे आगे। देखो खुद लिख रहा है कि भाई जिंक और वाटर लाया, मैं क्या लाया, जिंक और वाटर। जिंक आया तो ऐसे टूटा, टूटा ना एकदम से टूटा, तो टूटा तो एक तो क्या निकला, ZnO, यहाँ जिंक आएगा तो ये ZnO निकलेगा, नहीं निकल, अरे निकल गया सर। फिर क्या बचा, CH3 C
H तो यही रहेगा सर, डबल बॉन्ड O आ जाएगा। सर ये फंक्शनल ग्रुप कुछ देखा देखा सा लग रहा है, क्या देखा देखा सा, कैसे देखा देखा सा लग रहा है? तो अपन कहेंगे सर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O का मतलब एल्डिहाइड, तो ये तो एक एल्डिहाइड हो गया। तो ये क्या है? C, एक H डबल बॉन्ड और दूसरा H। सर इसको मैं ऐसे लिखूं, मेरे को थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा, तो तू ऐसे लिख ले भाई, ये ले तेरा फेवरेट CHO, HCHO, ये भी एक एल्डिहाइड, ये भी एक एल्डिहाइड, मेथल्डिहाइड है ना, ये फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, बहुत बार समझा रखी है। फ्रीडल-क्राफ्ट का मतलब क्या होता है? लास्ट क्वेश्चन, इनमें से देखो आपको डिसाइड करना है कौन सा करना है। ये देखो, ये बीटा विलोपन यानी अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करनी है, कि जैसे किसका कह रहा है, एथिल क्लोराइड का, KOH की प्रेजेंस में। ये लो एथिल क्लोराइड CH3 CH2Cl प्लस KOH, वो भी कौन सा, एल्कोहलिक, किसकी प्रेजेंस में, एल्कोहलिक KOH की, अल्फा और बीटा। तो अपन कहेंगे सर यहाँ से H और यहाँ से Cl हटा दो और रिएक्शन क्या बन जाएगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2। सर ये तो एथीन बन गई, और ये है भी एल्कीन बनाने की मेथड। हाइपर कॉन्जुगेशन अभी बताया था कि हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण ही तो पता चलता है कि सर ये CH3C प्लस जो है ये 3 बहुत से बच्चों ने मेरे से क्लास में वापस डाउट भी पूछा था कि सर ये हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। अरे मैंने कहा भाई ये नहीं पता तो ये ऑर्डर कैसे पता है, CH3 CH और CH3 प्लस, ये प्लस कभी इधर चला कभी उधर चला, इसके अंदर 9 हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेट बनेगी, इसके अंदर 6 हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेट बनेगी, उधर 3 बनेगी, और मैथिल कैटाइन के अंदर कुछ भी नहीं बनता। इस वजह से सबसे कम स्टेबल मैथिल होता है और सबसे ज्यादा 3 डिग्री होता है, और यही हाइपर कॉन्जुगेशन है। एग्जाम्पल और दे देना, बात ही बन जाएगी पूरी की पूरी। हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो गया। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हम नहीं बताने वाले, अभी बताया था यहाँ पे, ये देखो सर, ये तो मार्कोनिकॉफ हुआ था, अगर ये वाला प्रोडक्ट बने तब एंटी मार्कोनिकॉफ कब लगता है, जब अपन कहते हैं खरास इफेक्ट लगता है। खरास इफेक्ट किसकी प्रेजेंस में होता है, परऑक्साइड की प्रेजेंस में, और परऑक्साइड के फॉर्म में अपन जब लेते हैं तो क्या कार्ब कैटाइन बनता है, नहीं 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 सर, तो क्या बनता है, कार्ब कैटाइन नहीं बनता, तो लास्ट में क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनता है। क्या बनता है, फ्री रेडिकल। और तो अपन कहेंगे इस क्वेश्चन में सर एक तो फ्री रेडिकल बनेगा, कार्ब कैटाइन नहीं बनेगा, इसके वजह से अपन कहेंगे अंतिम उत्पाद जो होगा वो 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्काइल या सॉरी हेलो एल्केन नहीं बन के 1 डिग्री हेलो एल्केन बनता है। और इसका आंसर तुम बहुत इजी से बना सकते हो, न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज। फिलिक का मतलब होता है लविंग स्पीसीज, किससे लव करती है, न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज, दैट्स व्हाई इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज। और न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज के अंदर अपन कहते हैं जिसपे सर धनावेश उपस्थित हो, यानी दीज पॉजिटिव स्पीसीज यानी वे धनात्मक स्पीसीज है ना, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक यानी वे ऋणात्मक स्पीसीज जो कि धनात्मक भाग की ओर क्या हो, आकर्षित हो, यानी न्यूक्लियस की तरफ क्या हो, अट्रैक्टिव हो, उन्हें क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज। इस तरीके से तुम पेपर को 101% सॉल्व कर सकते थे विदाउट एनी डाउट। अगर इस पेपर के अंदर कोई भी डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन का आंसर हमें समझ में नहीं आया या इस क्वेश्चन का आंसर आया नहीं है, बता दीजिए। हम वापस एक नया वीडियो के साथ आपको जल्द ही मिलेंगे। फिलहाल आपसे मैं एक ही चीज की अपेक्षा करता हूँ, इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। हाँ, लास्ट बात, जरूरी नहीं है 100% पेपर यही आए, नहीं हो सकता, पेपर इसके आने के चांसेस कम है, बट सर हमें आइडिया हो गया कि एग्जामिनर का सेट ऑफ माइंड क्या है, वो किस माइंड सेट से हमें क्वेश्चन दे सकता है, तो हम उसको जज कर सकते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग थोड़ी अपनी मेहनत को और तेज कर सकते हैं। वैसे भी वॉर का माहौल चल रहा है, तो एक लाइक से आपका कुछ भी नहीं जा रहा है, तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना कि क्लास 11th का जो अपने दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर एग्जाम हो गया था उसको हम लोगों ने सॉल्यूशन करवाया। कोई क्वेश्चन फिर से रह गया हो, कोई क्वेश्चन का डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।